गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग NCERT सार संग्रह जो बुक है उसका अध्ययन कर रहे थे। उसमें इससे पहले हम लोग बहुत सारे चैप्टर, जैसे एक उसका चैप्टर था जिसका नाम था क्या है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा चैप्टर था उसका इन्वायरमेंट, और ज्योग्राफी में इससे पहले हम लोग भारत का परिचय और भारत का भौतिक भूगोल के बारे में जो उसमें फैक्ट दिया हुआ है उसका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग जलवायु से शुरू करते हैं और देखते हैं कहाँ तक हो सकता है। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जलवायु अर्थात क्लाइमेट, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है तो उसकी अक्षांशीय अवस्थिति, अक्षांश यानी लेटीट्यूड, जो लेटा हुआ रेखा उसकी बात हो रही है। यह 0 डिग्री है, वहाँ पर तापमान अधिक, 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ तापमान कम। यही जहाँ तापमान अधिक है या कम है, ये दूसरा कारण है। कहीं अधिक वर्षा अधिक होगा, कहीं वर्षा कम होगी। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द कौन कौन है देखिए। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंड फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। लैंड फॉर्म्स जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। इस लैंड फॉर्म्स का पूरा देख लीजिए फुल फॉर्म। एल, लैंड फॉर्म्स का एल बराबर लेटीट्यूड यानी अक्षांश, ए बराबर एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, एन यानी नियरनेस फ्रॉम सी यानी समुद्र से निकटता, डी फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ विंड यानी पवन की दिशा, एफ अर्थात फॉरेस्ट यानी वन, ओ अर्थात ओशियन करेंट समुद्री धाराएं, आर यानी रेनफॉल वर्षा, एम यानी माउंटेन पहाड़ पर्वत, और एस फॉर सॉइल यानी इतने चीज मिलकर अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से निकटता, पवन की दिशा, वन, समुद्री धाराएं, वर्षा, पहाड़ पर्वत एवं मिट्टी, ये सब मिलाकर किसी भी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारण करते हैं कि वहां पर जलवायु कैसा होगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा क्या होती है। हम लोग जानते हैं कि भारत अपना कहाँ है तो यह अपना भारत है, और मानसून सबसे पहले कहाँ आती है मानसून तो केरल में। यहाँ पर इस तरह से हिट करता है भारत को। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो सामान्य दिशा है वह दक्षिण पश्चिम, यानी यहाँ से बात हो रही है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण है और यह पूरा पश्चिम हुआ, यह दक्षिणी भारत का, और यह पश्चिमी भाग कहेंगे। तो इधर से भारत में मानसून की दिशा कैसे होगी तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर यह सामान्य दिशा है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है तो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से, यानी कैस्पियन सी अर्थात मेडिटेरियन सी की बात हो रही है। यूरोप, मेडिटेरियन सी पूरा यूरोप का भाग, फिर कैस्पियन सी, इन सब में उठने वाले जो चक्रवात हैं उसका कुछ अवशेष भारत में पहुंच जाता है और शीतकाल में वर्षा कराते हैं। इसी को कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से होने वाली वर्षा। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है तो पंजाब में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से यानी पश्चिमी विक्षोभ से, और तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है तो लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है तो पश्चिमी घाट, हिमालय और मेघालय की बात है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। जलवायु को क्या कहेंगे तो भारत की जो जलवायु है यह मानसूनी जलवायु है, और यानी क्लाइमेट है। और भारत में क्या है तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल रीजन है भारत है, तथा यहाँ सर्वाधिक मानसून तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप हाई टेम्परेचर और निम्न ताप यानी जो तापमान अधिक है तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पर प्रेशर लो होगा। हिंद महासागर से वायु का कर्षण यानी वायु का वहाँ से आकर्षण होगा, जिसके कारण प्रवाहित होती है क्या तो सिस्टम के मिलने से दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जन्म होता है। जन्म तो पहले ही हो जाता है, लेकिन यह मुख्य जो आज के वर्तमान स्थिति में अगर दिखाई देता है तो इन्हीं सब के कारणों से। व्यापारिक पौने यानी ट्रेड विंड्स की बात हो रही है तो व्यापारिक पौने 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी
एवं 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पौने हैं। ये पौने उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों यानी कि टेम्परेट की बात हो रही है, मतलब शीतोष्ण से पहले और उष्ण कटिबंध के बाद का क्षेत्र है। शीतोष्ण यानी टेम्परेट, यह बात हो रही है उपोष्ण की। तो उपोष्ण उच्च वायु दाब यानी 23 डिग्री पर क्या है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर का रीजन रहता है। तो यहाँ दाब कटिबंधों पर 35 डिग्री दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ से विषुवतीय निम्न वायु दाब कटिबंध यानी 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो उसका नाम याद कीजिए। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी और असम में इसका नाम है चाय वर्षा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान तो लेह है। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में बांटा था, तो इन्होंने 5 वर्गों में बांटा। और जलवायु के निर्धारण के लिए क्या क्या आधार बनाया, वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा तथा वनस्पति। और कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु की जो प्रदेश है उन्होंने इस प्रकार बांटा है, थोड़ा याद कर लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछ देता है कि AMW है, बताइए कौन सा क्षेत्र है। AMW यानी लघु शुष्क ऋतु वाली वाची मानसूनी जलवायु, यानी कि शुष्क ऋतु कम है यहाँ पर, जो शुष्क ऋतु होगा वह ठंड के दिन में होगा लेकिन वह कम है और मानसूनी है। यह भारत के गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट की बात हो रही है, क्योंकि यह सबसे वेट इलाका है, सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। दूसरा है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, यानी कि यहाँ पर गर्मी के दिन में क्या होगा, पानी वर्षा न होगी, तो वह है AS। ये यानी क्या, ट्रॉपिकल रीजन की बात हो रही है। तो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। और S यानी समर क्या होगा, समर वेट है वहाँ पर, सॉरी समर लिखेगा वेट यानी वेट नहीं होगा, समर सूखा है। और उष्ण कटिबंधीय समाना तुल्य जलवायु, यह उष्ण कटिबंधीय, जहाँ उष्ण कटिबंधीय मिल जाए उसमें में A होगा आपको। और समाना तुल्य जलवायु यानी W की बात हो रही है। और यह क्या है, यह कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग, तो यह क्या आता है, AW आता है। और अर्ध शुष्क स्टेपी, तो BSHW, यह अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है। यह भारत के उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, तो यह है BWHW, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। और शुष्क शीत ऋतु, यानी जो शीत ऋतु है वही शुष्क है यहाँ पर, तो देखिए। और G स्पेशल गंगा के लिए प्रयुक्त है, कहीं किसी में G मिल जाए समझिए कि वह गंगा का क्षेत्र होगा। तो गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश CWG। और लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु, यानी आर्द्र शीत यानी शीत में वर्षा होगी, तो DFC अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। ध्रुवीय तुल्य जलवायु E, यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात हो रही है। ध्रुवीय तुल्य हो गया। और टुंड्रा तुल्य जलवायु यानी ET की बात होती है, तो यह उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र है। अब एक क्वेश्चन उठता है ITCZ क्या है, तो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इसका अर्थ क्या है, हम लोग जानते हैं कि सूरज हमेशा एक जगह पर स्थिर होता नहीं है, कभी वो 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही पेंडुलम की तरह सूरज का इस तरह से चक्कर प्रत्येक वर्ष चलता है। तो जहाँ जहाँ सूरज की जो डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो वही ट्रॉपिकल रीजन होता है मुख्य रूप से, यानी वहीं पर लो प्रेशर है। इसी को कहा जाता है जो सूरज के हिसाब से लो प्रेशर का जो दाब है वह पट्टी खिसकती रहती है, वही है ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। यह एक निम्न वायु दाब की पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। लू क्या है, यह उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक
चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पौने हैं। कौन है? तो ये लू है। अब भारत का यह मैप है, यहाँ देखिए। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन की सामान्य तिथियां हैं, तो यहाँ याद कीजिए। सबसे पहले कहाँ आएगा? तो ये तिरुवनंतपुरम में, और 1 जून। और सबसे अंत में कहाँ जाएगा? तो तिरुवनंतपुरम से ही सबसे अंत में मानसून वापस जाएगी। क्लियर है? इतना याद कर लीजिए। और समस्त भारत में उसको फैलने में कितना समय लगेगा? 1 जून को यह तिरुवनंतपुरम में आएगा। और सबसे लास्ट डेट यहाँ देखिए, तो 1 जुलाई 15 जुलाई तक यह भारत के जो थार डेजर्ट है इसको भी क्रॉस करेगा। तो यह सबसे लेटेस्ट अंतिम डेट है, यानी सबसे अंत में जहाँ आया वहाँ सबसे पहले मानसून रिटर्न हो जाएगा। और 1 जून को ही भारत के पूर्वी क्षेत्र में त्रिपुरा, मिजोरम आदि क्षेत्र में भी मानसून पहुँच जाती है। आगे बढ़ते हैं। कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है, तो ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानसून की बौछार, यानी मानसून से पहले की वर्षा होती है, इन सब का लोकल नेम है। क्या नाम है? कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम। तो यह कहाँ होगा? तो कर्नाटक से संबंधित है। आम्र वर्षा यानी मैंगो श्रावण, तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल तथा तटीय कर्नाटक से है, क्योंकि वहाँ पर आम पर वर्षा होगा तो आम जल्दी पककर तैयार हो जाती है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक है? तो जून से लेकर सितंबर तक है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो वह है केरल। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो छोटा नागपुर का पठार। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो नवंबर दिसंबर की बात है, यानी यहाँ पर लौटते हुए मानसून के कारण ही वर्षा होती है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? तो तिब्बत का पठार, इसके कारण तापमान अधिक होता है, यानी लो प्रेशर क्रिएट होता है। जेट स्ट्रीम, एल नीनो तथा ला नीना आदि महत्वपूर्ण हैं। और उत्तर पूर्वी मानसून में से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु ही है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर से अधिक है? तो यह कहाँ कहाँ होगा? 200 मिलीमीटर से अधिक की बात हो रही है, तो यह है जहाँ अधिक वर्षा होगी। और जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान, ये सब तो ड्राई इलाके हैं, तो यहाँ पर तो वर्षा 20 सेंटीमीटर के ही आसपास में सिमट कर रह जाती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो लैटिट्यूड की मतलब है हाइट, एल्टीट्यूड में डिफरेंस होना, यानी उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना। भारत में सर्वाधिक तापांतर, दैनिक तापांतर की बात हो रही है। यहाँ देखिए, दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो यह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना गया है? पूर्वी जेट प्रवाह को। यहाँ कुछ और याद कीजिए। भारत में वर्षा का वितरण, तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर है, परंतु इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में एकदम इसका एवरेज है तो इतना ही वर्षा होना होगा। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, एक है मध्यम वर्षा वाले, दूसरा है न्यून वर्षा वाले, और अल्पाइन बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र तो यह है भारत का कौन? तो यहाँ पश्चिमी घाट है, उत्तर पूर्वी के उप हिमालयी क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में तो 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। तभी तो माउसेंड्रम ये सब कहाँ है? तो मेघालय में स्थित है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मध्यम वर्षा के क्षेत्र तो गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी राज्य तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय और झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। और कम वर्षा वाले क्षेत्र, न्यून की बात हो रही है तो यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्र तो प्रायद्वीपीय पठार के भाग के प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश। क्वेश्चन उठता है वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? यह पहाड़ है,
मान लेते हैं पश्चिमी घाट है, इस तरह से मानसून का प्रस्फोट हुआ तो केरल में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन सब के जो यह सह्याद्री यानी पश्चिमी तट है, पश्चिमी पर्वतमाला है, इसके पश्चिम में वर्षा होगा, क्योंकि इन पहाड़ ये हवाओं को यहाँ पर रोक देगी, अतः यहाँ पर हवाएं ऊपर उठेंगी, तापमान कम होगा, अतः वर्षा इधर हो जाएगा। लेकिन इसके पूर्वी क्षेत्र पर अब हवाएं फिर इस तरह से नीचे आएंगी तो हवाओं का तापमान बढ़ेगा, अतः इसमें आर्द्रता सूखने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे यहाँ पर वर्षा न हो पाएगा। तो जिस कारण वृष्टि छाया प्रदेश क्या हो जाएंगे, तो रेन शैडो रीजन है वह लद्दाख तथा पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। क्वेश्चन एक और यहाँ देखिए फैक्ट में दिया है, जेट स्ट्रीम क्या है, तो यह क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। अब दूसरा टॉपिक है इसमें दिया हुआ, मृदा की बात हो रही है, तो देखते हैं सवाल। तो भारत की मृदाओं का वर्गीकरण उसके उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर किया गया है, और वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में किया गया है। सबसे बड़ा विशाल कौन है, एक जलोढ़ मृदा, दूसरे नंबर पर काली मृदा, फिर लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा, वन मृदा है। आगे देखते हैं। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श यानी फ्लोर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ यानी एलुवियल, या इसको कछारी भी कहते हैं। जलोढ़ क्यों, क्योंकि यह पानी के जल के द्वारा लाया गया है, इसलिए जलोढ़ है। रेगुर मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो यह काली मृदा है। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है, तो काली मृदा की है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होते हैं, तभी इसका नाम क्या है, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी। क्वेश्चन है पीली मिट्टी में क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड, लाल मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड। और लेटराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है, तो यह केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुवर यानी इनफर्टाइल होती जा रही है, उसका नाम है लेटराइट मृदा। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो यह मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। कौन, तो लेटराइट मृदा, यानी केरल की बात हो रही है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा की है, उसका नाम है बलुई दोमट मृदा। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है, तो याद कीजिए यहाँ पर चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो दलहनी फसलें। चंबल घाटी यानी चंबल वैली और डकैत सब का शूटिंग कहाँ होता था पहले, चंबल वैली में, का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है, तो अनालिका अपरदन यानी कि गहरी इरोजन से है। वहाँ पर इतना जो मिट्टी है वो कमज़ोर है कि जो इस तरह से पूरे में लगेगा जैसे एक नदी नहीं है, पूरे में है नदी ही नदी है, पूरे में वर्षा के कारण नालियों का निर्माण हो गया है। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो उसका नाम है लैटेराइट मृदा। और दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, तो उसमें आपको मिलेगा गाद यानी सिल्ट, मृतिका, क्ले एंड रेत अर्थात सैंड। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है, तो उसका नाम है जस्ता अर्थात जिंक। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, बांगर, और नई तो खादर। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, लाइम या चूना। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो यह है उत्तर प्रदेश में, क्या है, तो क्षारीय मृदा। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। जैव मृदा यानी ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है, अम्लीय व फेरस आयन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है, तो वहाँ पर कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा अर्थात डेजर्ट सॉइल में किस पोषक तत्वों का अभाव पाया जाता है, तो वह है नाइट्रोजन। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, तो वनावरण द्वारा।
और पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति, जहाँ का पीएच मान 1 से 6 के बीच है, यानी हम लोग जानते हैं कि 7 क्या होता है न्यूट्रल, उससे कम है तो अम्लीय, उससे अधिक है तो क्षारीय। तो 1 से 6 है तो वह एसिडिक सॉइल, 7 है उदासीन मिट्टी यानी नेचुरल सॉइल, उदासीन मिट्टी है वह न्यूट्रल कहेंगे उसको हम लोग। और 3 में देखिए 8 से लेकर 14 के बीच तो वह क्षारीय मिट्टी यानी अल्कलाइन, यानी एसिडिक, न्यूट्रल और अल्कलाइन सॉइल। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। कौन? तो लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है। और यहाँ देखिए प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में दिया है, नेचुरल वेजिटेशन। तो देखिए भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन सा वन पाया जाता है, यह याद कर लीजिए, सिंपल, और कुछ हम लोग का इसमें काम का नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट भारत में सबसे अधिक है, लगभग 41.87% सबसे ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पर तो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, यह है लगभग 14%, लेकिन उससे अधिक है उष्णकटिबंधीय नॉन पर्णपाती वन लगभग 19%। तो यही लगभग 1, 2, 3 नंबर में है। और भारत के सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उसका नाम याद कीजिए यहाँ पर, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक। भारतीय वन सर्वेक्षण के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो यह दार्जिलिंग में। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, याद कीजिए खैर की लकड़ी। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजरी या खेजरी का वृक्ष। भारत में वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, तो 1980 की बात है। सागौन यानी टीक तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी यानी टेम्परेट जोन में देवदार वृक्षों की बाहुल्य है। तो पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्ष और सागौन तथा साल क्या है, तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के में पाए जाने वाले वनस्पति के उदाहरण हैं। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है, तो नाम है उसका लाठी बांस। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों तथा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं, तो राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 8वां है। भोजपत्र भूर्ज वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो यह हिमालय के 3000 मीटर की ऊंचाई पर। पलास याद कीजिए ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका नाम है, के वृक्ष को क्या कहेंगे, जंगल की आग कहेंगे, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन है, तो देवदार है। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1981 को। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल पर है, तो लगभग 5475 वर्ग किलोमीटर, याद कर लीजिए। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो यह मैनेजमेंट वाला कहाँ है, तो यह भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और इसी तरह रिसर्च आ जाए तो वह उत्तराखंड यानी देहरादून में है। भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र हैं, कौन कौन है, तो पहला है पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, दूसरा है पूर्वी हिमालय क्षेत्र, तीसरा है असम, चौथा है सिंधु का मैदानी क्षेत्र, 5वां मिलेगा गंगा का मैदानी भाग, 6ठा है दक्कन का क्षेत्र, 7वां मालाबार क्षेत्र, 8वां अंडमान क्षेत्र है। तो देखते हैं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र यह कश्मीर से लेकर कुमाऊं तक विस्तृत है। और इसमें क्या मिलेगा, यहाँ के पाए जाने वाले जो वनस्पति हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय भाग है, यह टेम्परेट रीजन है। इसमें चीड़, देवदार,
शंकुधारी वृक्ष यानी कोनिफर्स व चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ? तो पश्चिमी हिमालय में। और अल्पाइन क्षेत्र यानी हिमरेखा के पास, तो शीतोष्ण से ऊपरी सीमा पर श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष व सदाबहार वृक्ष पाई जाती है। दूसरा है पूर्वी हिमालय क्षेत्र। तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र यह सिक्किम से लेकर दार्जिलिंग तक का भाग है। इसमें शीतोष्ण क्षेत्र में क्या मिलेगा? यानी 3000 मीटर तक ओक, जायफल, द्वीपफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटी बेंत के जंगल पाए जाते हैं। असम क्षेत्र अर्थात ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटियाँ, इसमें सदाबहार वन और बीच बीच में घने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट पाए जाते हैं। सिंधु का मैदान, तो कौन है यह? तो यह पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात के मैदान है। यह क्षेत्र शुष्क व गर्म है। इसमें कटीले वन व झाड़ियाँ मिलती हैं। गंगा का मैदान, तो यह कछारी मैदान है। इसमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती होती है। दक्कन क्षेत्र भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि है, पूरा का पूरा यह प्रायद्वीप की बात हो रही है। तो इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियाँ के ये वन वाला क्षेत्र है। कौन? दो भारतीय प्रायद्वीप का समग्र भूमि यानी बीच वाला क्षेत्र। मालाबार तट यानी यह पश्चिमी घाट की बात हो रही है, केरल का तट, तो यह प्रायद्वीप का तट है। यहाँ पर घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, काफ़ी, चाय, रबर और काजू आती हैं। और अंडमान क्षेत्र यह और बंगाल की खाड़ी में स्थित टापू की बात हो रही है। तो यह अंडमान द्वीप, इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय व अपलावी जंगलों की अधिकता है। कुछ भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान हैं, यहाँ पर याद कर लेते हैं। पहला है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कहाँ है यह? तो देहरादून अर्थात उत्तराखंड में। दूसरा है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह जोधपुर राजस्थान में है। वहाँ पर रेगिस्तान है, नॉर्मल बात है कि वहाँ पर सूखा इलाका होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ? तो बंगलुरु, तो यह बंगलुरु कर्नाटक में है। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो जोरहाट, असम में, तो यह असम में है जोरहाट इंस्टीट्यूट। इसलिए नहीं कहें कि असम नॉर्थ ईस्ट में अधिक वर्षा होती है और जोरहाट भी उधर ही है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, तो यह कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन, तो यह क्या है? तो यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यह हिमालय की गोद में होगा, तो शिमला हिमाचल प्रदेश में है। एडवांस्ड सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैग्रो फॉरेस्ट की बात हो रही है, तो यह हैदराबाद तेलंगाना में है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह जबलपुर मध्य प्रदेश। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, तो यह कहाँ है? तो यह रांची झारखंड में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात हो रही है, कहाँ है? तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यह बेंगलुरु कर्नाटक में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यह भोपाल मध्य प्रदेश में है। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, यह अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान, यह तिरुवनंतपुरम केरल में है। वृक्ष को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से की गई थी। अब जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी के बारे में देख लीजिए। भारत में भारत के राष्ट्रीय उद्यान का यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। यहाँ देखिए लद्दाख में एकमात्र है, क्या है? हेमिस नेशनल पार्क। यह है आपका हिमाचल प्रदेश और इसका बाउंड्री किसे? तो चाइना से टच करेगा। इसमें बृहद हिमालय, इंदर किला, खीर गंगा, पीन घाटी, सिम बाल बाड़ा, ये सब क्या है? तो ये सब नेशनल पार्क 5 हैं। और यह बगल में उत्तराखंड, उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन? तो जिम कॉर्बेट पहला है, भारत का सबसे पहला। गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, ये सब कहाँ? तो उत्तराखंड में है। और यहाँ देखिए पहले कश्मीर बड़ा था लेकिन कश्मीर अब छोटा हो गया। तो कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क, दाचीग्राम जो कश्मीरी हंगुल के लिए फेमस है, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क।
ये तीनों कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में है। हरियाणा में देखिए तो हरियाणा यह आपका हरियाणा है, दिल्ली के पास है। यहाँ पर कालेश्वर और सुल्तानपुर सेंचुरी यानी नेशनल पार्क कहाँ है तो हरियाणा में है। यह बड़ा सा राज्य कौन, तो यहाँ देखिए यह कौन है तो राजस्थान है। इसमें मुकुंदरा हिल्स मरुस्थलीय नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है तो राजस्थान में है। यह गुजरात भारत का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र वाला राज्य है। इसमें 4 नेशनल पार्क है, कौन कौन, बंसदा, ब्लैक बग, गिर, मरीन यानी कच्छ की खाड़ी, ये सब कहाँ है तो गुजरात में है। ऊपर आते हैं, उत्तर प्रदेश में एकमात्र है, क्या नाम है उसका, दुधवा नेशनल पार्क है। और बिहार में वाल्मीकि यानी BTR, सिक्किम में एकमात्र कंचनजंगा नेशनल पार्क है, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है। और पश्चिम बंगाल में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं तो 6 हैं, कौन कौन, यहाँ देखिए, बुक्सा, गोरुमारा, न्योरा वैली, सिंगालीला, सुंदरवन व जल्दा पारा। और नॉर्थ ईस्ट में और आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट में यह आपका कौन है तो यह असम है। तो असम में डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग नेशनल पार्क है। और यह बड़ा सा राज्य अरुणाचल प्रदेश है, इसमें 2 नेशनल पार्क है, एक है माउलिंग और दूसरा है नामदफा। और मेघालय, यहाँ पर यह मेघालय है। और मेघालय में पाए जाने वाले नेशनल पार्क एक है बालपक्रम और एक है नोक रेक रिज। आगे बढ़ते हैं, नागालैंड में एक नेशनल पार्क है, नाम है इंडांगी। और मणिपुर में क्या क्या है तो 2 है, कि एक है केबुल लामझाओ और दूसरा है सिरोही। इसी तरह यह है मिजोरम, मिजोरम में मुरलेन तथा फवंगपुई नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन कहाँ है तो मिजोरम में। और त्रिपुरा, यह आपका त्रिपुरा है, इसमें कौन कौन नेशनल पार्क, 2, एक है क्लाउडेड लेपर्ड तथा दूसरा है बिसन। आगे बढ़ते हैं, यह मध्य प्रदेश, यह भारत के बीच में स्थित है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले नेशनल पार्कों की संख्या कितना है तो 10, कौन कौन, बांधवगढ़ है, फॉसिल, कान्हा, माधव, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुरा, वन विहार, डायनासोर तथा 11वां कौन बना है तो खूनो वन विहार। ये सब कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। और छत्तीसगढ़ में यहाँ देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ में कितने नेशनल पार्क हैं तो 3, इंद्रावती या कुटरू, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास या संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है तो छत्तीसगढ़ है। और उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क है, कौन कौन, एक है भीतरकनिका और दूसरा है सिमडीपाल। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, यह है तेलंगाना, तेलंगाना में नेशनल पार्क 3 है, कौन कौन, केशु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली और मृगा वनी। और महाराष्ट्र में 6 नेशनल पार्क है, कौन कौन, चंदौली, संजय गांधी बोरीवली, गोगामल, तरोबा, नवेगांव और पेंच। और गोवा में एकमात्र नाम उसका है महावीरिया मोलम कहिए। कर्नाटक में 5 नेशनल पार्क, एक है अंशी, बांदीपुर, बनेर घट्टा, कुद्रेमुख और राजीव गांधी या नगरहल नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तेलंगाना, नहीं तो आंध्र प्रदेश पहले बड़ा राज्य था। इसमें पापीकोंडा, राजीव गांधी यानी रामेश्वरम नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर 3 नेशनल पार्क हैं। तमिलनाडु में 5 है, कौन कौन, गिंडी, मन्नार मैरीन, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्ती। इसी तरह से केरल में 6 नेशनल पार्क, कौन कौन, अन्नाईमुडी, इडाबीकुलम, मथिकत्तन 16, पराम्बीकुलम 16, पेरियार, साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी है। और अंडमान में तो क्या है तो इसमें 9 नेशनल पार्क हैं, कौन कौन, याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। कैंपबेल, गलाथिया, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, मध्य बटन, माउंट हेरियट, उत्तरी बटन, रानी झांसी मरीन, सैंडल पीक और साउथ बटन द्वीप है। ऐसा कहाँ है तो अंडमान निकोबार द्वीप में है। विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ पौधों के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। कहाँ है तो स्वेलबर्ड में है। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है, यानी बोटेनिकल गार्डन, तो यह कोलकाता में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में किसके लिए प्रसिद्ध है तो वन हॉर्न राइनो यानी एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है तो फॉसिल नेशनल पार्क यह मंडला मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए।
वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1974 की बात है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का नया नाम क्या है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो यह मेघालय में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था। रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। आगे देखिए, वन अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, तो एक बार और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में है कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और प्राणहिता। ऐसा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। इसी तरह तेलंगाना में वाइल्ड लाइफ, क्या नाम है इसका? वन विहार यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, तो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता और किन्नेर सानी, ये सब कहाँ है? तो तेलंगाना में है। बिहार में बरेला झील, वर्तमान सलीम अली जुबासनी पक्षी विहार, भीमबांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, ये सब कहाँ है? तो बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। और चंडीगढ़ में सुखना झील है। छत्तीसगढ़ का अचानकमार और सीता नदी छत्तीसगढ़ में है। ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गोवा का भगवान महावीर या मुल्लेम है। और गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गिर, कच्छ की खाड़ी यानी मोरीन नेशनल पार्क है। नल सरोवर, नारायण सरोवर अर्थात यह चिंकारा के लिए फेमस है। पूर्णा जंगली गधा यानी वाइल्ड आस नेशनल पार्क है। सब कहाँ है? तो गुजरात में है। और यह गधा के लिए क्या है? तो नेशनल पार्क नहीं है, सर वाइल्ड सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हिमाचल प्रदेश में तो चंद्रताल, पोंग डैम झील, रेणुका, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में थांगथाल शीत मरुस्थल, होकेर सर, सुरिनसर, मानसर, ये सब जम्मू कश्मीर में है। और झारखंड में डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू और तोप चाची, ये सब झारखंड में है। इसी तरह कर्नाटक में डांडेली, घाट प्रभा, चिंचोली, ताल का वेरी, ये सब कर्नाटक में है। और केरल में थोडेकक्कर, इदुक्की, नेय्यार, पराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड और कुमारा कोम कहाँ है? तो केरल के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और मध्य प्रदेश में तो यहाँ देखिए बोरी, गांधी सागर राष्ट्रीय, चंबल, पन्ना, तातापानी, सोनघरियाल आदि मध्य प्रदेश में है। और महाराष्ट्र में फनसार, बोल, कलसूबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेद करहांडला, ये सब कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और उड़ीसा में भीतरकनिका, चिल्का, गहिरमथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नंदनकानन, सतकोसिया गोर्ज और सिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा में है। पंजाब में एकमात्र हरिके झील है। इसी तरह राजस्थान में तो माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर राष्ट्रीय, चंबल वन विहार, ये सब कहाँ है? तो राजस्थान में है। तमिलनाडु में कोडाई कनाल, नेल्लई, पॉइंट कैलीमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कलक्कर, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वेथांथंगल, ये सब कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश में बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी राष्ट्रीय, चंबल, ओखला पक्षी और पटना पक्षी बिहार, ये सब कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। और दिल्ली में असोला भट्टी या इंदिरा प्रियदर्शिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो दिल्ली में है। और अरुणाचल प्रदेश में पखोई शेषा आर्किड। असम के क्या है? तो दीपोरबिल, पूर्वी कार्बी आंगलोंग और लाओ खोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और मिजोरम में है दम्पा और थोराटलांग। और सिक्किम का है कितान तथा पागो लखा। और त्रिपुरा में है गुमटी और सेफाही जाला, ये सब क्या है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नागालैंड का फाकिम है। उत्तराखंड का केदारनाथ है। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो पिंजौर हरियाणा में, जबकि दूसरा राजभटखावा कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा राज्य के किस जिले में है? तो यह मयूरभंज जिला में है। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको जैव विविधता दशक घोषित किया था? 2011 से 20 को। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1980
1968 की बात है। एकमात्र अभयारण्य या सेंचुरी जहाँ कश्मीरी स्ट्रैग पाया जाता है, क्या नाम उसका? तो दक्षिण राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में, यानी रन ऑफ कच्छ में। शेर की पूंछ वाला मकाऊ यानी लायन टेल्ड मकाऊ के बंदर है। बंदर है जिसका पूंछ कैसा है? बाघ के जैसा। कैसा बाघ? तो शेर की पूंछ जैसा है। मुख्य कहाँ पाया जाता है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। मधुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर है? तो केरल और कर्नाटक की सीमा पर है। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य के लिए भी जाना जाता है। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ है? तो केबू लामजाओ मणिपुर में है। कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस है, याद कर लीजिए, ये बार बार एग्जाम में आता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब? तो 28 फरवरी। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। और था आवर डे, तो यह मार्च का अंतिम शनिवार। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी WHO का दिवस कब है? तो 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। तंबाकू मुक्ति दिवस तो 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 मई को मनाया जाता है। इसी तरह विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण दिवस 25 नवंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? तो हिम तेंदुआ भारत में के सिक्किम राज्य में पाया जाता है। सारस यानी क्रेन किस राज्य की राजकीय पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। यूनेस्को द्वारा भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को की मान्यता दी गई है? तो 11। कितना? तो 11 की बात हो रही है। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को क्या कहते हैं? उसका नाम है बन्नी ग्रासलैंड। क्या नाम है? बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी। भारत में जैव मंडल आरक्षित यानी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 18 है। कितना है? तो 18 है। और उसमें से 11 क्या है? तो उसको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत यूनेस्को ने मान्यता दिए हुए है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? बाघों का सर्वांगीण संरक्षण करना। भारत के जो 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं कौन कौन है? तो देख लेते हैं। सबसे पहला था नीलगिरी, यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के ट्राई जंक्शन पर है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नोकरेक मेघालय में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, यह क्षेत्रफल पर सबसे बड़ा है और समुद्री है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। मानस असम में है। ग्रेट निकोबार अंडमान में है। सिमलीपाल ओडिशा में है। डिब्रू सैखोवा यह असम में है। दिहांग दिबांग और अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी यह मध्य प्रदेश में। 2000 में कंचनजंगा को शामिल किया गया था जो सिक्किम में है। अगस्त मलाई तमिलनाडु केरल में है। अचानक मार और अमरकंटक यह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित है। कच्छ का रण जो ग्रेट यानी 2 है, एक है लिटिल कच्छ का रण और एक है ग्रेट, तो ग्रेट की बात हो रही है, ग्रेटर महान बड़ा, तो यह गुजरात में है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। 2010 में शेषाचलम पहाड़ी क्षेत्र आंध्र प्रदेश वाले को शामिल किया गया और सबसे अंत 2011 में मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र को शामिल किया गया था। भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी BTR परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार के पश्चिम चंपारण जिला से है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में है? तो यह
उत्तराखंड में है। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है? तो वह है तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात हो रही है। और रामसर समझौते के अंतर्गत भारत में 37 वेटलैंड है। रामसर तो जानते ही हैं, ये क्या है, तो ईरान का एक शहर है जहाँ पर 1971 में समझौता हुआ था। किसके लिए? तो आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड के लिए। सिंपल याद कीजिए, चौर के लिए जहाँ पर साल भर पानी लग जाए या कुछ महीने वर्षा में वहाँ पर पानी रहते हैं, या समुद्र का तटीय इलाका जहाँ पर 6 मीटर से कम ही पानी आए। आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील, असम का दीपोर झील, हिमाचल प्रदेश का जो पोंग डैम झील है, रेणुका आर्द्रभूमि, चंद्रताल आर्द्रभूमि, जिसमें रेणुका आर्द्रभूमि यह सबसे छोटा वेटलैंड है। जम्मू कश्मीर में वुलर झील, होकेरसर आर्द्रभूमि, सुरिनसर, मानेसर झीलें सब जम्मू कश्मीर में हैं। और लद्दाख में है कौन? तो मोराडी झील। और केरल में है अष्टमुद्री आर्द्रभूमि, सष्टमकोट्टा झील, वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि। और मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स। मणिपुर में लोकटक आर्द्रभूमि, ओडिशा का है चिल्का झील, भितरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र। पंजाब में हरिके झील, कांजरी झील, रोपड़ झील, केशवपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभयारण्य। राजस्थान का है सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। तमिलनाडु का है पॉइंट कैलीमेरे। त्रिपुरा में है रुद्र सागर। और उत्तर प्रदेश में इस बार नया 6 जुड़ा है, पहले से 1 था। तो यहाँ देखिए, अपर गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, सरसई नवार झील, समन पक्षी अभयारण्य। और इसी तरह पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा है कौन? तो पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि तथा सुंदरवन। तो सुंदरवन सबसे बड़ा है। गुजरात का नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, महाराष्ट्र में नंदूर, मद, महेश्वर, ये सब क्या है? तो वेटलैंड के उदाहरण हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है। और सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा आंध्र प्रदेश का है। कौन? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है। भारत में 50 बाघ आरक्षित क्षेत्रों की अवस्थिति के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। असम में कौन कौन है? तो असम में काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पकेया पखुई और कामलांग बाघ रिजर्व हैं। और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम यह आकार में सबसे बड़ा है। और तेलंगाना का कांवल और अमराबाद। बिहार में एकमात्र बाघ रिजर्व है नामस्कार वाल्मीकि नगर। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती, अचानकमार, उदंती सीता नदी। झारखंड का पलामू। कर्नाटक में बांदीपुर, नगरहोल, भद्रा, दांदेली, अंशी, बिलीगिरी, रंगनाथ, ये सब क्या है? तो ये सब कर्नाटक के बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। केरल में है, यहाँ देखिए, केरल का है पेरियार, परम्बिकुलम। और मिजोरम में है डम्फा टाइगर रिजर्व। और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, सतपुरा, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय डुगरी, ये सब कहाँ है? तो बाघ आरक्षित क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जो नवीन जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बाघों की संख्या है, तो यह फिर से टाइगर स्टेट साबित हो चुका है। महाराष्ट्र में मेलघाट, पेंच, तरोबा, अंधेरी, सह्याद्री, बोर और नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? तो राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत व अमनगढ़ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में सब टाइगर रिजर्व हैं। और तमिलनाडु में तो कालकड, मुंड थुराई, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई और सत्यमंगलम, ये सब कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और इंदिरा गांधी भी नाम आ जाए तो तमिलनाडु। उत्तराखंड में जिम कार्बेट, और यह भारत का पहला बाघ रिजर्व है। और पहले इसका नाम क्या था? तो कमेंट कीजिए। आज भी तो जिम कार्बेट ही, पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। और राजा जी। और पश्चिम बंगाल में बुक्सा सुंदरवन, और बुक्सा और सुंदरवन दोनों 2 है। और उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोसिया। वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं। तो भारत में कुछ परियोजनाएं वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण यानी संरक्षण के लिए चलाए गए थे, कंजर्वेशन के लिए। इसमें सबसे पहली परियोजना का नाम था बाघ परियोजना, जो 1973 में आरंभ किया गया था। जिसकी काम क्या था इसका? तो बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वो वृद्धि करना था। किसको? तो बाघों की संख्या को।
गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006 में लाया गया था। तीव्रता से लुप्त हो रहे गिद्धों को बचाना इसका मुख्य लक्ष्य था। गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनॉक नामक दवा है। यह दवा अब भी प्रतिबंधित है, अब प्रतिबंध कर दिया गया। गिर सिंह परियोजना 1993 में लाया गया था, 1973 में। और यह कहाँ, तो गिर अभ्यारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से आरंभ किया गया। गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह अभ्यारण्य या उद्यान एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। कहाँ, तो किसी भी एशियाई देश में यानी भारत में। हाथी परियोजना यह 1992 में शुरू किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर 1992 को उत्तराखंड के सिंहभूम जिले से आरंभ किया गया था। और भारत के प्रमुख हाथी संरक्षण क्षेत्र हैं पेरियार अभ्यारण्य केरल, मानस अभ्यारण्य एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। कस्तूरी मृग परियोजना यह 1970 में इसको शुरू किया गया था। कभी आता नहीं एग्जाम में है, क्योंकि यह बहुत एग्जाम में लोगों को गलत करा देगा, क्योंकि यह 1970 यानी बाघ से भी पहले यह अस्तित्व में आ चुका था। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ और उसके आसपास के जिला का नाम होगा केदारनाथ अभ्यारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ किया गया था। कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है। ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। लाल पांडा परियोजना 1996 में आरंभ किया गया था। यह विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में आरंभ है। लाल पांडा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ग्रेट बियर के नाम से प्रसिद्ध है तथा दार्जिलिंग के जंगलों में भी यह पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। थामिन मृग परियोजना 1977 में आरंभ हुआ था। थामिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं। विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से यह एक है। और कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में आरंभ हुआ था। ओडिशा के भीतरकनिका में पाए जाने वाला ओलिव रिडले टर्टल यानी कछुआ, जो दक्षिणी अमेरिकी कछुए की प्रजाति है, और वे लोग यहाँ पर मांस नेस्टिंग के लिए आते हैं, यानी कि अंडा देने के लिए आते हैं, जिसके लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। गेंडा परियोजना 1987 में आरंभ हुआ था। एक सींग वाला गेंडा भारत में पाया जाता है। असम के मानस अभ्यारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिमी बंगाल का जल्दापारा अभ्यारण्य गेंडों की मुख्य शरण स्थली है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र इसकी शुरुआत 1975 में किया गया था। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 में से ओडिशा से यह परियोजना आरंभ की। इसी योजना का विस्तार कुक, राय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार व नागालैंड में किया गया है। कौन, तो घड़ियाल प्रजनन परियोजना। प्रवाल भित्तियां 60 से 70 मीटर तक गहरे स्वच्छ या कम लवणीय जल में 20 से 21 डिग्री तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अब हम लोग आगे देखेंगे अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम की बात हो रही है। तो शुरू करते हैं। किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाही क्षेत्र को क्या कहेंगे, तो अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है, तो नाम है इसका गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है, तो यह पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। मानस किसकी सहायक नदी है, तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन, तो मानस। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो यह सांगपो नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है, उसका फ्लो है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, तो यह उसका नाम है गंगोत्री यानी गोमुख से। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है, तो दाएं तट पर। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही स्थान पर है, वह है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भाग में हुआ है, फुलहर झील से, तो वह है गोमती। और कहाँ, तो उत्तर प्रदेश से।
अब हम लोग ये मैप देखेंगे जिसमें भारत के प्रमुख नदियाँ एवं बांध के बारे में दिया गया है। यह देखिए, यह पूरा का पूरा क्या है तो सिंधु नदी सिस्टम के नदी है, जिसमें सिंधु नदी, दूसरा नंबर मिलेगा आपको यह झेलम है, फिर यह चिनाब है, यह आपका रावी है और यह सतलज है, तथा बीच में छोटी सी नदी ब्यास है। इन सब जो एरो है वो सब क्या है, वो सब परियोजना है। और भाखड़ा नंगल, टिहरी, ये सब भीम का डैम थे, डैम का उदाहरण है। जबकि सलाल प्रोजेक्ट और जो भी इस तरह एरो दिया हुआ है, चाहे भारत में हो या नेपाल में हो, ये सब पनबिजली परियोजनाएँ हैं। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, गंगा रिवर सिस्टम की बात हो रही है तो उसका विस्तार इतना है। गंगा नदी सिस्टम में क्या होगा, सबसे मुख्य नदी गंगा है जो गंगोत्री से निकलती है, और उसकी सहायक सबसे बड़ी नदी यमुना, और साथ में ही इसके जो लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं तो शारदा नदी और काली दोनों मिलकर घाघरा नदी का निर्माण करती है। इसी तरह से गंडक, गंडक के बाद में यह है आपका कौन तो सोन नदी, और जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं सबसे प्रमुख यमुना है। यमुना के ही अपने बहुत सारे ट्रिब्यूटरी, जैसे पहला चंबल, बेतवा, केन, सोन। तो सोन नदी कौन है, यह है आपका सोन नदी जो अमरकंटक से निकलता है। और जो गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो यह दो भागों में बढ़ जाएगी, एक हुगली जो कलकत्ता से होकर समुद्र में अपना जल गिराएगी, और एक गंगा की मूलधारा जो पद्मा के होते हुए और आगे जाकर मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। तो जो इसकी सहायक वितरिकाएँ नदी है यानी डिस्ट्रीब्यूटरी है, कौन नाम उसका, हुगली, और इसी हुगली में दामोदर नदी और इसकी सहायक नदी जाकर अपना जल गिराते हैं। और आगे देखिए, यह है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सांगपो है, फिर एक लोहित नदी और अरुणाचल प्रदेश में इससे आगे मिल जाता है, तब इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी। और उसके बाद धोला से लेकर उत्तर प्रदेश असम के सदिया तक इसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र नदी। और फिर बांग्लादेश में इसका नाम जमुना, और जब जमुना पद्मा से मिलेगा तो नाम पद्मा, लेकिन एक मणिपुर से आने वाली नदी है उसका नाम है बराकर, या उसका नाम है मेघना, और मेघना से मिल जाने पर इस सब नदियों का नाम मेघना हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, सोन नदी पर एक बांध बनाया गया है, उसका नाम है रिहंद सागर, बांध भी है, झील भी है। इसी तरह से जो मैथन, पंचेत, कोनार, तिलैया ऐसा डैम है, किस पर तो नाम है उसका दामोदर और उसके सहायक नदियों पर। और महानदी पर एक डैम है, उसका नाम है हीराकुद डैम, यह महानदी क्षेत्र है। और आगे देखिए, यह आपका कौन सा तो गोदावरी नदी का क्षेत्र है। जो गोदावरी नदी है यह प्रवरा और भी इसकी बहुत सारी सहायक नदी है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर दूसरा है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी तुंगभद्रा यानी तुंगा और भद्रा नदी के मिलने से तुंगभद्रा नदी बनेगा, इसी को आगे चलकर कृष्णा नदी कहते हैं। इसमें कोयना आदि और तुंगभद्रा नदी सब सहायक नदी। इस पर नागार्जुन सागर बांध का परियोजना है। और आगे देखिए, पेन्नार, कावेरी, ये सब वैगई, ये सब तमिलनाडु के प्रमुख नदी है, जिसमें कावेरी पर मेट्टूर डैम है, और पेरियार यह केरल का प्रमुख नदी है जिस पर पेरियार डैम है। और पश्चिम वाहिनी नदी, यह दो पश्चिमी वाहिनी नदी है, कौन कौन, मुख्य रूप से नाम एक नर्मदा, दूसरा है तापी। नर्मदा पर जो परियोजना है उसका नाम है सरदार सरोवर, और यहाँ भी डैम बनेगा। और यहाँ देखिए, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, ये सब क्या है, तो ये सब चंबल नदी पर बनाया गया परियोजना है, सब है, डैम सब है। और क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम लोग इसके बारे में फैक्ट याद करते हैं। कावेरी नहीं, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा यानी गंगास ऑफ साउथ इंडिया या विड़ित गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको तो गोदावरी नदी को। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल है, इन सबका कहाँ है तो तिब्बत में है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, कौन तो केदारनाथ से लेकर रुद्रप्रयाग के बीच में, तो उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, तो मंदाकिनी अलकनंदा में अपना जल गिरा देती है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो अलकनंदा के तट पर। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो बंदरपूंछ हिमनद है। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो यह हुगली की है। किसकी, तो हुगली की बात चल रही है। हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं, तो चेनाब, रावी, सतलज और यमुना भी याद कीजिए। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है, तो बिहार के लिए शोक नाम है कोसी नदी।
दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन यानी डाउन रैपिंग यानी कि यह नीचे की ओर ही कटाव करती है? किस लिए? तो विभ्रंश के कारण यानी रिफ्ट वैली के कारण। तो नाम उसका दामोदर घाटी, दामोदर नदी। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो वह बेतवा नदी पर है। भारतीय नदी प्रणाली को अगर कहीं लिखना पड़े तो कैसे लोग लिखेंगे, कैसे बांटा जाता है? तो भारतीय नदी प्रणाली इसको दो भाग में बांट दीजिए। एक है हिमालय नदी प्रणाली, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली या प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इस तरह का मैप बना दीजिए और इन सब के बारे में दो दो लाइन लिख दीजिए। पश्चिमी और प्रायद्वीपीय भाग में जो नदियां हैं सिस्टम उसमें दो हैं। एक है पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली नदियां और एक दूसरा है विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली नदी। पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली नदी में कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और पेन्नार नदियां हैं। वहीं विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली नदी में महानदी, नर्मदा, तापी नदियां हैं। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? नाम है चिनाब। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती हैं? तो ये लोग एस्चुरी यानी ज्वार नदबुक बनाती है, यानी ये लोग डेल्टा न बनाते हैं। भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से प्रभावित होने वाली दो मुख्य नदियां हैं, कौन कौन सी? नर्मदा एवं ताप्ती है। पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कौन कौन? तो पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा तथा नर्मदा उत्तर में किसके? तो विंध्य पर्वत के, और विंध्य पर्वत के दक्षिण में कौन हो? तो नर्मदा के। यह देखिए यह नर्मदा नदी है, सॉरी नर्मदा, इसके उत्तर में विंध्य पर्वत और इसके दक्षिण में सतपुरा पर्वत, और जो सतपुरा पर्वत है इसके दक्षिण में कौन? तो उसका नाम है ताप्ती या ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां हैं नर्मदा व ताप्ती। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिमी। भूमि बंधित अर्थात या अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो वह है लूनी। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो वह है गंडक नदी से। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कपिला तो यह कावेरी की सहायक नदी है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम यानी घटते क्रम बताइए। सबसे बड़ी गोदावरी, यह यमुना से भी बड़ी है। फिर महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती नदी का सही अनुक्रम है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर। यहाँ देखिए उल्टा दे दिए हुए हैं। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। दक्षिणी भारत की नदियों में किसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? तो गोदावरी का। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे अधिक लंबी है? तो वो भी गोदावरी है। और हगारी किस नदी की सहायक नदी है? तो उसका नाम है हगारी, तो यह तुंगभद्रा की है। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो नाम इसका कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। कौन? तो कावेरी की बात हो रही है। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी नामक झील से निकलती है। कौन? तो मंदाकिनी। तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। कौन? तो मंदाकिनी की बात हो रही है। यहाँ देखिए याद कीजिए इसको। सिंधु नदी यह नदी है, उद्गम स्थान है, अन्य नदी या सागर से संगम स्थल है और उसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सिंधु नदी इसका उद्गम स्थान देख लीजिए, मानसरोवर झील कैलाश पर्वत में है। और यह कहाँ मिलेगा? तो यह कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है। और सहायक नदी में सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिगी, जास्कर, गरवग, चू, श्योक, सिगार, गिलगित आदि नदियाँ सब सहायक नदी हैं। दूसरा है सतलज, इसका भी उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट राकस ताल झील है। और यह कपूरथला के दक्षिण पश्चिमी सिरे पर व्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में अपना जल गिरा देती है। और इसकी सहायक नदी तो सिप्ती, वास्पा और व्यास नदियाँ हैं। इसी तरह झेलम नदी
तो झेलम की क्या होगा उद्गम स्थल, तो कश्मीर के वेरीनाग झील से, वेरीनाग झरना से कौन, तो झेलम नदी उद्गमित होता है। और त्रिमु के निकट चिनाब में जाकर मिल जाता है कौन, तो झेलम। और किशनगंगा, लिदार, करवेश, पुंछ ये सब उसकी सहायक नदियाँ, किसकी, तो झेलम की। चिनाब की या लाहुल में बड़ा लाचा दर्रे के विपरीत दिशा से चंद्रभागा दो नदियों के मिलने से बनता है कौन, तो चिनाब नदी। और यह त्रिमु के निकट, त्रिमु के निकट कहाँ मिलेगा, तो झेलम में मिल जाएगा कौन, तो चिनाब की बात हो रही है। और इसकी सहायक नदी रावी, चंद्रा और भागा। रावी नदी यह कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से उद्गम स्थान है इसका, और ये झाग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में मिल जाती है। और इसके सहायक नदी या जिसमें ये मिल जाएगा तो नाम उसका चिनाब। व्यास नदी, तो यह रोहतांग दर्रे से उसका उद्गम स्थान है और यह हरिके के पास सतलज नदी में मिल जाती है। पार्वती, सैंज, तीर्थन, ऊहल ये सब क्या है, तो व्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी यह केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से इसका उद्गम स्थान है और ग्वालदो के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। यमुना नदी यह बंदरपूछ से पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से इसका उद्गम होता है, किसका, तो यमुना नदी का। और यह इलाहाबाद में गंगा नदी में अपना जल विसर्जित करती है। गिरी, औसम, चंबल, बेतवा, केन, टोंस ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। गोमती नदी यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलता है और गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है कौन, तो गोमती। सई, जोमकाई, बरना, गच्छई, चूहा ये सब उसकी सहायक नदी, किसकी, तो गोमती की बात है। घाघरा नदी यह तिब्बत के माम चाचुंगो हिमनद से इसका उद्गम स्थान है और यह छपरा के निकट गंगा नदी में अपना जल विसर्जित करती है। राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक तो किसका, तो घाघरा नदी की सहायक है। इसी तरह से गंडक नदी यह तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से इसका उद्गम स्थान है, कहा तो तिब्बत नेपाल सीमा पर। और पटना के समीप सोनपुर के पास आकर यह गंगा नदी में अपना जल विसर्जित करती है कौन, तो गंडक। और गंडक की सहायक नदी में काली गंडक, त्रिशूली गंगा आदि प्रमुख हैं। कोसी नदी तो यह इसका मुख्य धारा क्या है, तो 7 मुख्य धाराओं के रूप में यह उद्गम होगा कहाँ से, तो अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से इसका उद्गम होता है, किसका, तो कोसी नदी की बात हो रही है। और यह भागलपुर जनपद में कोढ़ा गोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में अपना जल विसर्जित करती है। सन कोसी, तामू कोसी, लिचू कोसी, तलखू कोसी, दूध कोसी, अरुण, तामूर कोसी ये सब कोसी जो धारा है उसका नाम है। और चंबल तो मध्य प्रदेश के में मऊ के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान कौन, तो चंबल का। और इटावा के पास यमुना नदी में यह अपना जल विसर्जित करती है। काली सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, नेमाज, छिपरा, दूधी नदी ये सब उसकी सहायक नदी, तो चंबल की। बेतवा तो यह रायसेन मध्य प्रदेश के कुमड़ा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से इसका उद्गम स्थान है और हमीरपुर के निकट यमुना नदी में अपना जल यह विसर्जित करती है। धसान, बीना इसकी सहायक नदी, किसका, तो बेतवा का। केन नदी तो यह सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल, किसका, तो केन नदी का। और यह चिल्ला बांदा में यमुना नदी में अपना जल विसर्जित करती है कौन, तो केन। और सहायक नदी में कौन कौन इसका नाम है, यहाँ देखिए, कयान, सोनार, उर्मिल। कयान, सोनार, उर्मिल ये सब क्या है, तो केन नदी का सहायक नदी है। सोन तो इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से। पटना से पूर्व गंगा नदी में अपना जल विसर्जित करती है और किधर, तो राइट हैंड साइड से। महानदी घग्घर, गोपत, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयली आदि नदी इसकी सहायक नदी। महानदी में वो महानदी ना उड़ीसा वाला नहीं, दूसरा है। और आगे देखिए सोन के बाद अब दूसरा नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी यह भी छोटानागपुर पठार के पलामू से इसका उद्गम स्थान है और फुल्का के पास यह हुगली नदी में अपना जल
विसर्जित करती है। और इसकी सहायक नदी में बड़ाकर, कोनार, जमुनिया प्रमुख हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से है और यह ग्वालंदो के निकट पद्मा यानी गंगा नदी में अपना जल विसर्जित करती है। दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसिरी, मानस, संकोश, धारला, तिस्ता, बूढ़ी, धियांग, दिसांग, ये सब क्या है तो ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों के नाम हैं। गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। कौन तो गोदावरी। सहायक नदी याद कर लीजिए, बार बार पूछ देता है। प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी आदि सहायक नदियों के नाम हैं। और कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से इसका उद्गम स्थल है। विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में यह अपना जल गिरा देती है। कौन तो कृष्णा की बात हो रही है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा, ये सब किसकी तो कृष्णा नदी की सहायक है। और कृष्णा का उद्गम तो महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में क्या होगा कुर्ग जिले से इसका उद्गम स्थल है। तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। हरांगो, यहाँ देखिए हरांगो, हेमवती, शिमला, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, नोएल, ये सब कावेरी नदी के सहायक नदियों का नाम है। नर्मदा मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है और यह भरूच या भरोच में अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। सहायक नदी में बुढ़नेर, बंजर, सौर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, बरना, तीन देसी, अर्रा, देव, गोई, नामोदास, सुमु देवी, ये सब क्या है तो नर्मदा नदी के सहायक नदियों का नाम है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई यानी मूल ताप्ती नगर के निकट से इसका उद्गम स्थल है और यह खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। सहायक नदी में पुरगा, मिर्गा, बोरी, पंजरा और अनेर आदि प्रमुख हैं। और महानदी यह मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट से इसका उद्गम स्थल होता है और यह कटक के निकट नौरज नामक स्थान पर कटजूरी तथा विरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। और महानदी के सहायक नदी में तो शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब, जोंक, कोयाली, शंख, ओंग, तेल, ब्राह्मणी, लीलागढ़, मणियारी, सुरही, अमनेर आदि प्रमुख है। अब हम लोग आगे कुछ और देखते हैं। यहाँ पहले फैक्ट देखिए। साबरमती का उद्गम अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है और यह आगे जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। अधिकांश लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो बंगाल की खाड़ी का। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में है? तो यह बिहार पटना में है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? उसका नाम है हुगली नदी। संकोश नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? असम एवं अरुणाचल प्रदेश। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? इन सबको पंचनद के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो यह कश्मीर के बेरीनाग झरने से। हिमालय नदियाँ क्या है? तो 12मासी यानी कि यह सालों भर इसमें पानी रहेगा। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है? तो वे मौसमी है यानी वर्षा होगा तो पानी, वर्षा न होगा तो पानी नहीं है। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? तो यह दामोदर नदी से निकाली गई है। कौन? तो एडन नहर की बात हो रही है। आगे देखते हैं। आगे कुछ नगर हैं और नदियों के नाम हैं, यहाँ तेजी में चलेंगे। लेह सिंधु नदी, कानपुर गंगा के किनारे है, श्रावस्ती राप्ती के किनारे, कोटा चंबल के किनारे, पटना के किनारे गंगा नदी बहती है, वाराणसी गंगा के किनारे बसा हुआ है, गया फल्गु के किनारे स्थित है, दिल्ली यमुना, फारुखाबाद गंगा, बैतूल ताप्ती, बद्रीनाथ अलकनंदा, विजयवाड़ा कृष्णा, कुर्नूल तुंगभद्रा मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, पुणे मूलामुथा, चेन्नई अडेयार, कोलकाता हुगली, श्रीरंगपट्टनम कावेरी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, पंढरपुर भीमा नदी के किनारे स्थित है, होशंगाबाद नर्मदा, नेल्लोर पेनेरू, तंजावुर कावेरी
और संबलपुर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह से हैदराबाद तो यह मूसी नदी के किनारे है। नासिक गोदावरी नदी, फतेहपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। सूरत ताप्ती या तापी नदी के किनारे, तिलैया बराकर नदी के किनारे, कटक महानदी के किनारे और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। इटावा यमुना नदी के किनारे, मंगलोर नेत्रवती, विदिशा बेतवा नदी के किनारे, प्रयागराज गंगा व यमुना के किनारे, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी व अलकनंदा के मिलने वाले जंक्शन पर है। कौन तो? रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी व अलकनंदा के मिलने से क्या बनेगा? रुद्रप्रयाग जगह का नाम है। देवप्रयाग यह भागीरथी व अलकनंदा नदियों के मिलने से बनता है, उसका नाम है देवप्रयाग। जमशेदपुर यह सुवर्ण रेखा एवं खड़गई नदियों के मुहाने पर स्थित है। इसी तरह ओरछा तो यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। भरूच नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू अर्थात घाघरा नदी के किनारे है। विष्णुप्रयाग यह धौली गंगा व अलकनंदा नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है। रावत भाटा ये चंबल नदी के किनारे है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे। मंडी ब्यास नदी के किनारे। भरूच नर्मदा नदी के किनारे है। पणजी मांडवी नदी के किनारे। बक्सर गंगा के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। भुवनेश्वर महानदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। बलिया गंगा के किनारे। कन्नौज गंगा के किनारे। लखनऊ गोमती के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा के किनारे। अहमदाबाद साबरमती। बंगलुरु वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। हाजीपुर गंडक के किनारे है। आगरा यमुना के किनारे। भागलपुर गंगा के किनारे। धुबरी ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है। और सांची यह बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। मुंगेर गंगा के किनारे। ग्वालियर चंबल के किनारे। श्रीनगर झेलम के किनारे। मुरादाबाद यह रामगंगा के किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली यह कावेरी नदी के किनारे है। हरिद्वार गंगा के किनारे। चंबा रावी नदी के किनारे। गांधीनगर साबरमती के किनारे। नांदेड़ गोदावरी के किनारे। मदुरै वैगई के किनारे है। और हावड़ा हुगली के किनारे। अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है। फतेहपुर इलाहाबाद कानपुर वाराणसी पटना भागलपुर आदि गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर हैं। अब हम लोग देख लेते हैं यहीं पर जलप्रपात और झीलों के बारे में। वाटरफॉल्स एंड लेक्स कहाँ के? भारत के। कर्नाटक में स्थित गोकक झील किस नदी पर है? गोकक नदी पर। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो यह स्वर्णरेखा या स्वर्णरेखा नदी पर है। सोमोराडी झील किस राज्य में है? तो लद्दाख में है। जोग प्रपात जोग फॉल्स किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? चित्रकूट प्रपात ऊंचाई 455 मीटर है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। कौन? तो चित्रकूट जलप्रपात। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील राजस्थान। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। और आगे देखिए भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन कौन से हैं? ये बार बार एग्जाम में आता है। देखिए कुंचिकल सबसे अधिक हाइट है 455 मीटर और यह शिमोगा कर्नाटक में है। बारेही पानी यह मयूरभंज उड़ीसा में है। दूध सागर यह कर्नाटक गोवा सीमा पर है। मीन मुट्टी यह वायनाड केरल में है। बरकाना शिमोगा कर्नाटक में है। जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर है, यह शिमोगा कर्नाटक में है। खाराधार यह सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। पेंचाला कोना यह नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। कुने तो यह लोनार महाराष्ट्र में है। चेन्ना नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। बिहार टोंस नदी पर है। हुंडरू स्वर्णरेखा झारखंड में है। स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में। चुलिया जलप्रपात यह चंबल नदी पर है। शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटक में है। कपिलधारा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। काकोलत बिहार में स्थित है। और धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर है? तो यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन? तो धुआंधार। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो अलकनंदा नदी पर है। पुलिकट झील भारत के 2 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कौन? तो पुलिकट।
भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो उसका नाम है वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत की कुछ प्रमुख झीलें और उससे संबंधित राज्य: वेम्बनाड केरल में है, चिल्का ओडिशा में है, राजसमंद राजस्थान में है, पुलिकट तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में है, सातताल उत्तराखंड, अशमुद्दी केरल, फतेह सागर राजस्थान, डल जम्मू कश्मीर, शेषनाग जम्मू कश्मीर, लोकटक मणिपुर, सांभर राजस्थान, डिडवाना राजस्थान, राकसताल उत्तराखंड, कोलेरू उत्तर प्रदेश, रूपकुंड उत्तराखंड, फुलहर झील उत्तर प्रदेश, देवताल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड यानी यूके, हमीरसर लेक यह गुजरात में है, उदय सागर राजस्थान, नागिन झील जम्मू कश्मीर, लुनार महाराष्ट्र, पेरियार केरल में है, सूरजकुंड हरियाणा, जयसमंद राजस्थान में है, उलर जम्मू कश्मीर, मानसबल जम्मू कश्मीर, हुसैन सागर तेलंगाना में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील यानी क्रेटर झील का उदाहरण है। अब हम लोग आगे देखेंगे जल संसाधन, सिंचाई एवं नहर यानी वाटर रिसोर्स, इरिगेशन एंड कैनाल्स के बारे में कुछ फैक्ट याद करते हैं। भारत में जल संसाधन का स्रोत यहाँ देखिए, एक है धरातलीय यानी पृष्ठीय जल यानी नदी नालों के रूप में है, दूसरा है भूमिगत जल या भौम जल यानी ग्राउंड वाटर, तीसरा है वायुमंडलीय जल यानी बादल के रूप में, चौथा है महासागरीय जल। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? ट्यूबवेल से, तो उत्तर प्रदेश। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्यों का नाम बताइए। तो टैंक से इरिगेटेड राज्य कौन कौन है? तो दक्षिण वाले होंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो दिनसाजे दस्तूर ने। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? कुआं व नलकूप है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को और राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? यह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश है। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र एरिया वाइज तो उत्तर प्रदेश है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो जल संभर के विकास से। जल संभर विकास के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए, पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जैव विविधता में से वृद्धि होगा, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास होगा, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी, वनों की कटाई में कमी आएगी, जीवन स्तर में सुधार होगा, रोजगार में वृद्धि होगा। जितना अच्छा मन करे वो लिख दीजिए। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष आरंभ हुआ था? वर्ष 1958 की बात है। फरक्का नहर यानी फरक्का कैनाल की जलवहन क्षमता तो 40,000 क्यूसेक है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर यानी गंगा नहर है। गंगा नहर का निर्माण हुआ था तो 1927 में। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? तो गंडक नदी से। भारत की सिंचाई परियोजना के प्रकार देखिए, एक होता है मध्यम, एक होता है लघु और एक होता है विस्तृत। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत यानी पहला है लघु के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई की जाती है, तो वह लघु है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। भारत के लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 से संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। मध्यम सिंचाई परियोजना, इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की सिंचाई होती है। इसमें नहरी सिंचाई प्रमुख है क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। और बृहद सिंचाई परियोजना, इसका आकार 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। सामान्यतः इसमें बड़ी नहरों एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजनाओं से देश की लगभग 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई नहर और तालाबों से की जाती है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यानी मल्टीपल रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। मल्टीपल मतलब क्या होगा? एक रिवर वैली है, उससे बहुत सारे लाभ होंगे, जैसे कि उससे सिंचाई होगा, पीने का पानी मिलेगा, बिजली यानी जल विद्युत प्राप्त होगा, फिर उसके बाद उससे पर्यटन क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र और ट्रांसपोर्टेशन यानी यात्रा का भी काम लिया जाएगा। तो भाखड़ा नांगल परियोजना या बांध का निर्माण किस राज्य में हुआ है?
तो किस नदी पर है? तो सतलज पर है। कहाँ है? तो पंजाब में है। भाखड़ा नांगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो पश्चिम बंगाल व झारखंड। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को, जबकि सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है। किसे? तो सरदार सरोवर बांध से। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है? तो यह नर्मदा पर है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो शिव समुद्रम है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में है? तो यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो चंबल परियोजना का भाग है। जवाहर सागर और एक होगा राणा प्रताप सागर, ये दोनों राजस्थान में है, जबकि गांधी सागर ये कहाँ मिलेंगे? तो मध्य प्रदेश में। ये सब चंबल नदी पर 3 बांध हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित है? तो भागीरथी नदी पर। तिलैया, मैथान, बेलपहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो बराकर पर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1948 में। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट यानी मिट्टी को रोकना था। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दार्जिलिंग में। कहाँ? तो दार्जिलिंग की बात हो रही है। आगे देखते हैं। भारत की नदियों पर स्थित कुछ प्रमुख परियोजनाएं। सतलज नदी, यह नदी का नाम है और यह परियोजनाएं हैं। सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल यानी गोविंद सागर बांध, नापता झाकड़ी बांध और कोल बांध का निर्माण किया गया है। इसी तरह झेलम पर किशन गंगा तुलबुल परियोजना 2 परियोजनाएं हैं। और चिनाब पर तो सलाल बांध, दुलहस्ती या अस्कनी बांध और बगलिहार परियोजना चिनाब पर है। रावी नदी पर थीन बांध चेमरा परियोजना है। ब्यास नदी पर पोंग व हरिके बांध, गंगा नदी पर टिहरी बांध यानी भागीरथी और फरक्का बांध है। तो टिहरी यूके यानी उत्तराखंड में है और बांध फरक्का यह पश्चिम बंगाल में है। यमुना नदी पर लखवाड़ व्यासी बांध। रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध है रामगंगा परियोजना। घाघरा नदी पर घाघरा बांध, शारदा पर शारदा बांध है। गंडक नदी पर है त्रिवेणी के पास बैराज है। और कोसी नदी पर कोसी परियोजना है, यह हनुमान नगर में है। चंबल नदी से संबंधित कुछ परियोजना, जैसे पहला है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध। तो राणा प्रताप और जवाहर ये लोग राजस्थान में है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में। बेतवा नदी पर माता टीला बांध है, राजघाट बांध है। सो नदी पर डेहरी में सिंचाई, बरास, बाणसागर बांध है। दामोदर नदी में पंचायत हिल, तिलैया, कोनार, अय्यर, बरगोमो बांध और मैथान। इसी तरह गोदावरी नदी पर तो राजमुंद्री के निकट एनीकट बांध है। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम व नागार्जुन सागर बांध है। तुंगभद्रा पर मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा बांध है। और कावेरी नदी पर मैटूर बांध स्थापित है। नर्मदा नदी पर महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। ताप्ती नदी पर काकरापार बांध, उकाई बांध। और महानदी पर हीराकुंड, तिरकपाड़ा और बरोज बांध है। और महानदी पर वन कवोरी बांध और कदाना बांध कहाँ है? तो माही नदी पर स्थापित किया गया है। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी। कौन? तो पंचेश्वर परियोजना। आगे देखिए, नेपाल एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौते। नेपाल नहीं, सॉरी, भारत और उसके पड़ोसी देश। तो पहला है, यहाँ देखिए, संधि या समझौते और संबंधित देश। तो शारदा या महाकाली, यह नेपाल के साथ समझौता किया गया था वर्ष 1996 में महाकाली संधि, जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। और यही महाकाली को आज नेपाल और भारत के बीच में विवाद हो चुका है। कोसी, यह भी नेपाल से संबंधित है। इसमें नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 का समझौता है, जिसमें 1966 में संशोधित किया गया था। और आगे देखिए, गंडक, यह भी नेपाल से है। नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के संबंध में वर्ष 1959 में समझौता किया गया था। आगे देखिए, बांग्लादेश से भी कुछ समझौता है।
गंगा यह बांग्लादेश में क्या है, देखिए बांग्लादेश समझौता। फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में वर्ष 1996 की भारत बांग्लादेश संधि या ट्रीटी किया गया है। और सिंधु नदी तंत्र में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज व इनकी सहायक नदियों के संबंध में भारत और पाकिस्तान के मध्य बीच का जो मध्यस्थता किसने कराया था, दो वर्ल्ड बैंक ने। इसमें कहा गया था कि पश्चिम की 3 नदी कौन कौन, सबसे ऊपर सिंधु, फिर झेलम, चिनाब, तो 3 नदी, और उसके बाद नीचे का कौन कौन, तो रावी, ब्यास और सतलज। ये 3 नदी पर पाकिस्तान भारत का अधिकार होगा और 3 नदी पर पाकिस्तान का, यानी इसका 20% जल ही भारत उपयोग करेगा और इसका 80% जल भारत उपयोग करेगा। कब हुआ, सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल समझौता 1960 में किया गया था। आगे देखिए, जल धाका, क्या नाम है, जल धाका, चुक्का, ताला, मांगदेछू आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है, तो भूटान में। यह भारत के सहयोग से निर्मित है। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य 1996 में हुई थी। तेतुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की है। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना, क्या नाम है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी। अलमट्टी डैम किस नदी पर है, तो यह कृष्णा पर है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है, तो सिद्रापोंग जो असम में है। क्या नाम है, सिद्रापोंग। भारतीय राष्ट्रीय जल परियोजना, क्या कहते हैं इसको, नदियों को जोड़ने की परियोजना। इसमें क्या होगा, कोसी मेची लिंक, गंगा गंडक, शारदा यमुना, गोदावरी महानदी गोदावरी, केन बेतवा, पार तापी नर्मदा, यानी नर्मदा और तापी को बीच में मिला दिया जाएगा। बेदती वर्धा, कोसी घाघरा, घाघरा यमुना, गंगा दामोदर स्वर्णरेखा, गोदावरी कृष्णा, पार्वती काली सिंध चंबल, दमन गंगा पिंजाल, नेत्रवती हेमवती, इतने नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना है। किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर। मेजा बांध राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो यह कोठारी नदी पर है। बगलिहार पनविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। सुईल नदी परियोजना किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, तो यह गुजरात में है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर है, तो यह चिनाब पर है। तुंगभद्रा परियोजना असम और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है जो मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी यानी कृष्णा की सहायक नदी पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य है, तो 4 होंगे। एक तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्य है और एक यूटी है, पुडुचेरी। और इसमें नए नियम के हिसाब से विभिन्न राज्यों का जो हिस्सा है देखिए, तमिलनाडु का सबसे अधिक 419 टीएमसी, कर्नाटक का 270 टीएमसी, केरल का 30 टीएमसी और पुडुचेरी का 7 टीएमसी, यानी टीएमसी बराबर क्या, 1000 मिलियन क्यूबिक वाटर का जो कोटा फिक्स किया गया है। जो नदियाँ हिमालय के निर्माण से पूर्व की ओर यानी पूर्व से ही प्रभावित होती थी, हिमालय से पहले, उसे ही पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे अगले भाग में, तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।